डॉक्टर सलून इस्लाम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तुरील अकादमी पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के कमेंट्स और सारी चीजों को पढ़ने के बाद चूंकि कुछ मेरे खास शिक्षार्थियों ने और आप सभी स्वजनों ने मैसेज किया है और कमेंट किया है कि सर कुछ प्रैक्टिस शेड्यूल है, तो नेट को ध्यान में रखते हुए स्पेशल नेट जेआरएफ के लिए मैंने एक पहला टेस्ट मैं दे रहा हूं। पूरा 100 प्रश्नों का नहीं, लेकिन 50 प्रश्नों का दे रहा हूं। आशा है कि आप सभी जितने सुधीजन होंगे जो नेट या जेआरएफ के लिए वाकई तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर आपकी जो पिपाशु है, जो आपकी पिपाशा है, वो शांत होगी। क्योंकि नेट जेआरएफ में कुछ इसी तरह से प्रश्न घुमाते हैं, लेकिन मैंने इस प्रश्न पत्र में कोशिश किया है कि बहुत घुमावदार प्रश्न ना हो, फिर भी अगला जो प्रश्न होगा वो बहुत घुमावदार और जैसे नेट जेआरएफ में पूछता है उस प्रकार का होगा। ये भी उसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा सहूलियत बरतते हुए पहला टेस्ट होने के लिए जा रहा है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं कि क्या होता है इसमें। पहला प्रश्न कहता है कि शेखर में मेरा मन अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्न दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह कथन कहां से लिया गया, यह किसका है? ऑप्शन 1 है अगेन, ऑप्शन बी लक्ष्मी और सी शशि और डी पार्वती है। इन चारों ऑप्शनों में आपने देखा, आप लोग अपना तुरंत कमेंट दीजिएगा और कमेंट करिए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए अगे सही होगा, क्योंकि अगे महोदय ने अपनी शेखरिक जीवनी की भूमिका में इस बात को लिखा है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के दोनों भागों का प्रकाशन का समय क्या है? ऑप्शन ए पहले का 1939, दूसरे का 1941, ऑप्शन बी 1941 1944 दूसरे का, और ऑप्शन सी 1959 1946 और ऑप्शन डी 1953 और 1940। तो यहां पर भी आप लोग तुरंत उत्तर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल लिखते हैं। और ऑप्शन बी, जी हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, 1941 और 1944 दो भागों में यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना प्रकाशित, दोनों उपन्यास प्रकाशित हुए थे। शिवपालगंज गांव का संबंध किस उपन्यास से है, ये प्रश्न पूछा गया। लल्लूलाल जी द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस और श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक उपन्यास है, और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें भी आंचलिकता का खूब स्वरूप दिखाई देता है। शिवपालगंज की चर्चा भी इसी में हुई है। ऑप्शन ए शेखर जीवनी, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी मैलांचल और ऑप्शन डी हुक्का। तो जाहिर सी बात है कि शिवपालगंज राग दरबारी नामक उपन्यास में वर्णित एक गांव है। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर प्रशांत कुमार और कमला की प्रेम कथा किस उपन्यास से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, प्रशांत और कमला का प्रेम किस उपन्यास से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गोदान बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी मानस कहंस, इसमें तुलसी बाबा के जीवन चरित्र को प्रकाश डाला है अमृतलाल नागर ने। मेरा आंचल, जिसमें कि आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु ने 1954 में इसको लिखा, और ये न केवल आंचलिकता का पहला उपन्यास है, बल्कि इसी में प्रशांत और कमला की प्रेम कहानी को बखूबी और बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है फणीश्वरनाथ महोदय ने। मित्रों, प्रश्न नंबर 5, राग दरबारी उपन्यास के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? अब हमें असत्य कथन ढूंढना है। उपन्यास की भाषा में आंचलिकता है, बिल्कुल सही है, असत्य है नहीं। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच जो संबंध है वो कैसा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल संबंध है। 1968 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल यह गलत बात है, यही असत्य है। यानी आपका प्रश्न नंबर 5 का तीसरा ही सही होगा। और प्रश्न नंबर इस 5वें का चौथा ऑप्शन है लंगड़ पात्र अस्थायी आम आदमी का प्रतीक है। मित्रों, अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है, नारी भले ही कामवश माता क्यों न बन जाए, बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। यह किस उपन्यास का अंश है, यानी कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी जिंदगीनामा और ऑप्शन डी मानस का हंस। निश्चित तौर पर आप अपने उत्तर जरूर देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही लिख रहे हैं आप लोग, मानस का हंस ऑप्शन 4।
जिसको अमृतलाल नागर ने लिखा है। रत्नावली ने इस अंश को कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस में स्वाद रूपणी गौ किसके लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए आंख के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी जीभ के लिए, ऑप्शन सी गाल के लिए और ऑप्शन डी त्वचा के लिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पकड़ लिया होगा ऑप्शन बी जीभ के लिए। बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर आ रहा है। आप कमेंट जरूर करते चलिएगा। और प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। बंसीधर ससुराल में क्या पहनना भूल गए थे? बंसीधर ससुराल में क्या पहनना भूल गए थे? ऑप्शन ए देशी धोती, ऑप्शन बी देशी पैजामा, ऑप्शन सी देशी कुर्ता और ऑप्शन डी देशी चप्पल। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इसमें सही है। देशी धोती को पहनना बंसीधर अपनी ससुराल में भूल गए थे। आइए अब आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस कहानी में जमींदार के द्वारा अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप को दिखाया गया है? अब यहां पर कहानी की बात हो रही है। किस कहानी में ऐसा है जहां पर पश्चाताप दिखाया गया है जमींदारों के द्वारा? तो नंबर 1 ऑप्शन है मैगजीन, ऑप्शन बी कोसी का घटवार, ऑप्शन सी एक टोकरी भर मिट्टी और ऑप्शन डी अपना अपना भाग्य। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें मिट्टी उठाने के लिए जाता है, मिट्टी उठा नहीं पाता, उसको बड़ा पछतावा होता है कि हम इसको लेकर करेंगे ही क्या। और इस प्रकार से गुड़िया को और उसकी जो बच्ची है, उसकी जो नातिन है, उसको कितना प्रेम है, इस चीज को वहां दिखाया। प्रश्न नंबर 10 भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई कहानी कौन सी है? इन चारों में से ऑप्शन है। नंबर 1 परिंदे, ऑप्शन नंबर 2 अमृतसर आ गया ऑप्शन है, और ऑप्शन सी आकाशदीप और ऑप्शन डी राजा निर्बसिया। ये चार ऑप्शनों में जाहिर सी बात है आप लोग सही पकड़ रहे हैं। ऑप्शन बी अमृतसर आ गया है। मैं ही आपका प्रश्न नंबर उत्तर आपका ये सही होगा। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। रडाई कुमार चरिव किसकी रचना है? तो रडाई कुमार चरिव किसकी रचना है? ऑप्शन ए आपके सामने है त्रिभुवन, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो अब आपको ये देखना है कि किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है ये रचना है स्वयंभू दादा की। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 12 पर। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी जिनदत्त सूरी, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी आप लोग क्लिक करेंगे निश्चित तौर पर। जी हाँ, पुष्पदंत ही भवभूत कहा जाता था अपभ्रंश का पुष्पदंत को। तो आइए मेरे आगे बढ़ते हैं। बसंत विलास के रचनाकार कौन है? जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बसंत विलास के रचनाकार कौन है? ए जिनदत्त सूरी, बी अब्दुल रहमान, सी पुष्पदंत और डी कोई नहीं या अज्ञात कवि। ऑप्शन आपका देखिएगा चौथा सही है, अज्ञात कवि बिल्कुल सही उत्तर आप लोग लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में असंगत को छांटिए। अब इसमें हमें जो असंगत होगा उसी को छांट लेना है। आषाढ़ का एक दिन, ये कब लिखा गया? अगर देखें असंगत इसमें हमें छांटना है तो 1988 इसमें दिया है, ये भी असंगत है। शायद ये प्रश्न यहां पर गलत हो गया है, शायद संगत ढूंढना था। संगत ढूंढने के लिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी ध्रुव स्वामी 1939, ऑप्शन सी महाभोज 1984 और ऑप्शन डी अंजू दीदी 1956। तो इसमें ऑप्शन सी महाभोज 1984 आप कह सकते हैं, या फिर इसमें सारे अगर देखा जाए तो कुछ भी विकल्प सही नजर नहीं आ रहा है। इस प्रश्न को हम यहाँ ड्रॉप करते हैं, यहाँ हम आप छोड़ देते हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो सकता है और 14वें प्रश्न की व्याख्या हम अगले वीडियो में कायदे से कर देंगे। प्रश्न नंबर 14, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। तो डी 5 उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 16, मैं पुरुष हूं नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव व अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे अनुसार से मेरी नहीं रही। कथन कहां से लिया गया है, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त से, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामी से, ऑप्शन सी झूठा सच से और ऑप्शन डी एक घूम से। तो मित्रों निश्चित तौर पर आप जानते हैं उत्तर आपका सीधा होगा बी ध्रुव स्वामी से। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से बेमेल छांटिए। तो भारतेंदु, ऑप्शन ए भारतेंदु दिल्ली दरबार, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं,
ऑप्शन सी विद्या निवास मिश्र मजदूरी और प्रेम, और डी विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। ये ऑप्शन सी इसमें सही है, विद्या निवास मिश्र मजदूरी और प्रेम। ये मजदूरी और प्रेम इनका नहीं बल्कि ये निबंध है जो दूसरे कवि का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से बेमेल छाटिए। बेमेल यहां फिर छाटना है। प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, ये बेमेल है या नहीं आप बताएंगे, आप कमेंट करते रहें। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, ऑप्शन सी नामवर सिंह संस्कृत और सौंदर्य, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ऑप्शन इसमें ए प्रताप नारायण मिश्र की शिवमूर्ति नामक रचना नहीं है, यही एक बेमेल है। 19 प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। निम्न में से जन्म समय असंगत कौन सा है, ये हमें आपको बताना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल 1886, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, प्रताप नारायण मिश्र 1856 और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी। तो जाहिर सी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1886 नहीं बल्कि 1884 ईस्वी में जन्मे थे, यानी ये ऑप्शन ए आपका असंगत है, यही असत्य है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। पूर्वी हिंदी में अंतर्गत या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है की बात कर रहा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली और ऑप्शन सी बघेली और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। इन चार ऑप्शनों में आप जाहिर सी बात समझ रहे होंगे, ऑप्शन बी सही है जिसे बुंदेली कहा जाता है। मित्रों बुंदेली चूंकि पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा, ऑप्शन प्रश्न नंबर 21, पार्श्विक व्यंजन कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी य और ऑप्शन डी व। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए ल होगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 पे देखिए, खड़ी बोली को सबसे पहले कौरवी किसने कहा था, तो यह ऑप्शन ए शुक्ल ने कहा था। बिल्कुल ये देखना होगा कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी जल्दी लिखिएगा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल साकृत्या, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आने भी चाहिए और जल्दी लिखिएगा। सी राहुल संकृत्या बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। लाठी रीत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी लल्लट और ऑप्शन डी रुयक। तो ऑप्शन बी रुद्रट सही है, बिल्कुल सही। आप सबके आंसर भी आने शुरू हो रहे हैं। और प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में अगर देखें, आचार्य मम्मट ने किस रीति को उपनागरिका वृत्ति कहकर पुकारा है, मम्मट ने किस रीति को उपनागरिका वृत्ति कहकर पुकारा है। ऑप्शन ए वैदर्भी को, ऑप्शन बी लाठी को, ऑप्शन सी पांचाली को और ऑप्शन डी गौड़ी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, आप सब उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन ए वैदर्भी को उन्होंने उपनागरिका कहकर के पुकारा था। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। भरतमुनि ने रस सूत्र को सर्वप्रथम भरतमुनि के रस सूत्र को सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया था। ऑप्शन ए भट्ट नायक, ऑप्शन बी भट्ट शंकुक, ऑप्शन सी भट्ट लोलट और ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 25 का सी भट्ट लोलट ने सबसे पहले भरतमुनि के नाट्य शास्त्र का में अध्याय 6 में वर्णित सूत्र भावानुभाव में विचारी संयोगाग्रह निष्पत्ति है की व्याख्या की थी। 26वें प्रश्न में आते हैं। मार्क्सवाद कला की उपयोगिता किस रूप में स्वीकार करता है। प्रश्न सुनिएगा, मार्क्सवाद कला की उपयोगिता किस रूप में स्वीकार करता है। ऑप्शन ए वह कला को नैतिक शिक्षा का आधार मानता है, ऑप्शन बी वह कला को जीवन के लिए मानता है, ऑप्शन सी वह कला को प्रकृति की देन मानता है, ऑप्शन डी वह कला को मनोरंजन का साधन मानता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी वह कला को जीवन के लिए मानता है। अब प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। फ्रायड किस राज्य के निवासी है या किस स्थान के निवासी है। ए वियना, बी गोयना और सी सार्वेई और डी लीडर्स। तो ऑप्शन इन चारों में से आपको चूज करना है कि फ्रायड कहां का जन्म, कहां का निवासी था। तो ऑप्शन ए वियना के निवासी थे आपके फ्रायड। 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान की एक पद्धति है, इसे किसने कहा, यानी यह कथन किसका है। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान की एक पद्धति है, इसको किसने कहा था। ऑप्शन ए एडलर, ऑप्शन बी जुंग, ऑप्शन सी बागले और ऑप्शन डी
सिग्मंड फ्राइड। तो ये फ्राइड यहां पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी से ग्रस्त बताया? ध्यान दें, भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी से ग्रस्त बताया? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी चिंता और ऑप्शन डी हैजा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी सही होगा, गरीबी से। बिल्कुल सही। मन्नू भंडारी की तुलना उनके पिता किससे किया करते थे या किससे करते थे? ऑप्शन ए अपनी पत्नी से, ऑप्शन बी अपनी मां से, ऑप्शन सी बहन सुशीला से, ऑप्शन डी बहन शीला से। मित्र जाहिर सी बात है ऑप्शन सी बहन सुशीला से किया करते थे मन्नू भंडारी की तुलना मन्नू भंडारी के पिताजी। और अब प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। भोलाराम का जीवन कहानी कैसी है या कैसी प्रधान की, किस प्रकार की प्रधानता को लेकर के चलने वाली ये कहानी है? तो 31 में देखें, भाव प्रधान है, ऑप्शन बी व्यंग प्रधान है, ऑप्शन सी समस्या प्रधान है, या ऑप्शन डी चरित्र प्रधान कहानी है। तो निश्चित तौर पर आप लोग का सही आंसर आएगा, इसमें निसंदेह मैं जानता भी हूं कि व्यंग प्रधान कहानी है और आप सबके उत्तर भी वही आए। प्रश्न नंबर 32, हिटलर के तानाशाही तंत्र पर व्यंग किस कविता में किया गया है? ध्यान दें, हिटलर के तानाशाही तंत्र पर व्यंग किस कविता में किया गया है? नींद के बादल, ये अग्रवाल जी की रचना है, कविताएं हैं। फूल नहीं व्यंग बोलते हैं, अंधेरे में शासन की बंदूक, ऑप्शन डी है। तो सीधी सी बात है कि शासन की बंदूक नामक रचना पर डी ऑप्शन सही होगा। में इसमें इस तंत्र का विरोध किया गया। मित्रों प्रश्न नंबर 33 में चलते हैं। खुरदरे पैर कविता किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी दिनकर। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी नागार्जुन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता द्वीप किसका में जो है, यह दीप अकेला कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी व्यक्ति का, ऑप्शन सी प्रकाश का और ऑप्शन डी समष्टि का। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए व्यक्ति का प्रतीक रहा है दीप। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं व बोलियां होती है? ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 5 व 16, ऑप्शन बी 5 उपभाषा 17 बोलियां, ऑप्शन सी 5 उपभाषा 20 बोलियां, ऑप्शन डी 5 उपभाषा व 22 बोलियां। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी सही होगा, 5 उपभाषा और 17 बोलियां। वैसे संपूर्णतः की बात किया जाए तो कहीं कहीं 18 मिल जाएगी, क्योंकि नेपाली को जोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं, यानी आपको 35 में भी 5 व 17, 5 उपभाषा 17 बोलियां सही उत्तर। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण के अनुसार कितने समय, कितने सर्ग, कितने खंड पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 80 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 69 ये सही है, ऑप्शन सी 69 और ऑप्शन डी 56। तो ऑप्शन बी 69 समय सही है। प्रश्न नंबर 37 कहता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? इसमें प्रमाणिक मानने वाले विद्वान की बात करना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ये तो धूर्त विरोधी थे, भले इन्होंने इनके कथनों में बड़ा विरोधाभास है। इन्होंने कहा है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य और पहला महाकवि चंद्रबरदाई को उनके द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य, पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। लेकिन आगे चलकर के इन्होंने इसकी प्रामाणिकता को नकारते हुए कहा कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 37 में ए रामचंद्र शुक्ल, बी मुंशी देवी प्रसाद और सी डॉक्टर होलर और ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास महोदय ने इसको प्रमाणिक माना था। प्रश्न नंबर 38 पे आइए, सूफी रचना अनुराग बासरी किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है कि अनुराग बासरी 1764 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसको लिखा था ऑप्शन ए नूर मोहम्मद ने, ऑप्शन बी कुतुबुन, ऑप्शन सी मंजिल और ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद ने। तो जी हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नूर मोहम्मद ने इसको 1764 में लिखा था, जबकि इसके पहले इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इंद्रावती 1744 ईस्वी में। उसमें इन्होंने काफी हिंदू संबंधित चीजें लिख दी थी, जिससे कि इनकी कौम के लोगों ने, इनके धर्म के, इनके संप्रदाय के लोगों ने इनको ताना मारा। इन्होंने कहा भी था कि काजो बहुतो हिंदू वाकों, फिर तो हिंदू मन पर पाँव न राखो, ये सब बातें कहकर इन्होंने सफाई भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 पे, लोक कहा व लोक कथा माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को कहा है? यानी माता प्रसाद गुप्त ने लोक कहा व लोक कथा किस रचना को शीर्षक प्रदान किया? तो ऑप्शन ए हंसावली को, ऑप्शन बी चंदायन को, ऑप्शन सी मृगावत को, ऑप्शन डी पद्मावत को। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी चंदायन को। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक हैं
राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए जीवाराम, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी दयाबाई और ऑप्शन डी शरणदास। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी अग्रदास होगा। बिल्कुल सही उत्तर आप सबके आ रहे हैं, ऑप्शन बी अग्रदास सही है। 41वें प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सा कवि रीतबद्ध कवियों में नहीं आता? 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि रीतबद्ध कवियों से में नहीं आता? नंबर 1 रसनिधि, ऑप्शन बी रसलीन और ऑप्शन सी आलम और ऑप्शन डी कुलपति मिश्र। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी आलम सही होगा। बिल्कुल सही उत्तर आलम होगा आपका ऑप्शन सी। 42वां क्वेश्चन पे चलते हैं, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले कवि हैं? 34वां संचारी भाव छल को किसने स्वीकार किया? तो हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए कवि देव, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी भिखारी दास। तो जाहिर सी बात है कि छल को सबसे ऑप्शन ए सही है, इसमें कविदेव ने हिंदी में स्वीकारा है। जबकि इसको मैं आपको सबको बताता हूं, भानुदत्त मिश्र ने संस्कृत आचार्य जो हुआ करते थे उन्होंने अपनी रसमंजरी नामक रचना में इसका उल्लेख किया है। वहीं से कविदेव ने लिया है और इसको हिंदी में प्रस्फुटित किया है या हिंदी में उन्होंने उजागर किया है। प्रश्न नंबर 43 में चलते हैं, रसलीन का पूरा व वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सैयद अशरफ, ऑप्शन बी महेश दत्त, ऑप्शन सी सैयद खान खाना और ऑप्शन डी सैयद गुलाम नबी। तो ऑप्शन डी सही है, सैयद गुलाम नबी रसलीन का पूरा व वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं कि लाल चंद्रिका जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिहारी सतसई के टीके से, ऑप्शन बी श्रृंगार वर्णन से, ऑप्शन सी राज प्रशस्ति से और ऑप्शन डी लक्ष्मण ग्रंथ से। तो ऑप्शन ए बिहारी सतसई का टीका है ये, जिसको लल्लू लाल ने लिखा था। ये जो ग्रंथ है इसमें भी लल्लू लाल ने, एक जो कि भाषामुंशी थे विलियम फोर्ड्स कॉलेज में, उन्होंने इसको लिखा था। 1900 चलिए प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तो बड़ी फेमस है और मुझे लगता है कि सभी की जुबान पर होता है, एक आध प्रश्न हलवा भी होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर ए 45 का ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी बद्री नारायण प्रेमधन। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पंक्ति को कहा था। और इन्होंने ये बात कहां कही थी? और बताया जाता है कि बलिया में इन्होंने एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान के दरमियान भारतीयों को जागृत करते हुए भारत और अन्य देशों की समानता बतलाते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत में गरीबी है, देश है, घर है, गांव है और खेत खलियान, उसी प्रकार अन्य देशों में भी है। अतः अन्य देश को बहुत ऊंचा न समझकर, बहुत बड़ा न समझकर वहां के लोगों ने मेहनत किया और अपने देश को आगे बढ़ाया। आप भी अपनी मेहनत करके अपने देश को आगे बढ़ाओ। आज की शिक्षा उन्होंने खूब बढ़िया से दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 46 में चलते हैं, नीत विनोद के रचनाकार कौन है? तो नीत विनोद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोविंद गिल्ला भाई, ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी प्रेमधन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन ए गोविंद गिल्ला भाई हैं। इनको बताया जाता है कि इन्होंने भारतीय युग में काफी श्रेष्ठ रचनाएं की थी ब्रजभाषा में, तो इनका भी बड़ा विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं, आगे का नदी का द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? नदी का द्वीप उनकी जो कविता है वो कब प्रकाशित हुई? 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी और ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। जाहिर सी बात है आप लोगों का आंसर आ रहा होगा 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पर, धरती अब भी घूम रही है किसकी कहानी है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन बी अज्ञेय सच्चिदानंद हिरण्यवासियान, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर प्रश्न नंबर 49 की तरफ बढ़े, 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? प्रश्न है कि राजेंद्र यादव ने 1 इंच मुस्कान किसके सहयोग से लिखा था? तो ऑप्शन ए कृष्णा शोभती, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी ममता कालिया और ऑप्शन डी गीता श्री। तो जाहिर सी बात है कि मन्नू भंडारी के साथ इन्होंने इस उपन्यास को पूर्ण किया था। अंतिम आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पत्थर और पत्थर किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणुका, अमृतलाल नागर का, उपेंद्र नाथ अस्क का, इलाचंद जोशी का। तो जाहिर सी बात है आप सबके उत्तर भी आ चुके हैं, लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, सी उपेंद्र नाथ अस्क का। मित्रों, आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी? क्या लगता है आपको कि नेट में, जो कि मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेलर है, मैंने सबसे सरल प्रश्नों को रखने की कोशिश की जिससे कि आप लोगों को बेहतर मिल सके। अभी कथन और कथनांक बाकी है।
अभी हमें कूट देख करके हमें कथन और उसके तर्क भी दिखाने हैं। अभी हमें आप लोगों के तमाम कथनों को निकाल कर आपके प्रश्नों को बनाना है और स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं कि नेट जेआरएफ के लोग यद्यप बने रहे, क्योंकि मैं पेड क्लास के लिए भी हो सकता है कि आप सबके बीच में आऊं। क्या आपको पेड क्लास चाहिए? क्या नेट जेआरएफ की पूरी तैयारी आप करना चाहते हैं? आपको अगर आवश्यकता है कि हाँ मैं करूंगा, हमें चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा और आपकी मदद बहुत जल्द हो सकता है